हेलो एंड फखर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इंटरनेशनल, जिसके हवाले से आज बात करेंगे। एक तो ये है कि इंडिया और यूके के दरमियान, अगर आपको याद हो कि मार्च में इंडियन हाई कमीशन के ऊपर लंदन में जो हमला हुआ था, उस हवाले से उन्होंने बात की है यूके गवर्नमेंट से। कि उसके हवाले से क्या हुआ, कुछ लोग पकड़े गए या नहीं, जो भी कुछ डेवलपमेंट्स है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मीटिंग है, उससे बड़ी मतलब बड़ा फ़ोकस है दुनिया का, क्योंकि आपस में बड़े क्लैशेज़ रहे हैं और डायरेक्टली बातचीत और मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई। तो क्या हो सकता है जो बहुत गैप्स बीच में आई हैं, वो ख़त्म हो रही है, या ऐसी रहेंगी जो बिज़नेस है या बाकी चीज़ें हैं, उस हवालों से क्या डेवलपमेंट हो सकती है इन द फ्यूचर? तो इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं मेरे फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और आपको ख़ैर रागलई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड आपको भी बखैर अगले कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो इंडिया और यूके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, जिस तरह बाकी दुनिया के साथ है इंडिया के। लेकिन ये इंसिडेंट जब हुआ था तो काफ़ी यकीनन बुरा मानने वाली बात है कि अगर आपके हाई कमीशन पे कोई भी, किसी मुल्क के हाई कमीशन पे या एम्बेसी पे अगर अटैक होता है, और मेरे ख्याल में सबके कंसर्न्स होते हैं, वो आप हो, मैं हूँ या कोई और है। क्या आपको लगता है कि ये हम तो सुनते हैं कि जी बड़े ये डेवलप लोग हैं, इनके पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और बड़ा कुछ है। हम तो चले, हमें तो ये किसी थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने हमें फेंका हुआ है कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और मसाइल भी चले हमारे हैं, ज़्यादा हैं थोड़े-से इन चीज़ों के हवाले से। लेकिन ये सारा कुछ हुआ, इंडिया ने उस वक़्त तो शायद इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी उसको फ़ॉलो अप रखा हुआ है, वो भूले नहीं है उस मार्च वाले इंसिडेंट को। जी। तो देखिए, फ़खर भाई, आपको पता होगा कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ MLAT, म्यूचुअल या लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इट्स या ये स्पेशल होता है क्रिमिनल मैटर्स के लिए, ठीक है ना? जब क्योंकि आपको पता है कि इवन आप अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे तो पुलिस थानों का भी जुरिसडिक्शन होता है। कई बार हुँ, एक थाना दूसरे थाने वाले के इलाके में आपको बोलेगा वहाँ जाके रिपोर्ट कराओ, वहाँ मैटर हुआ, यहाँ रिपोर्ट कराओ, यहाँ मैटर मेरे एग्ज़ैक्टली। जुरिसडिक्शन के बाहर है। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो तो और परेशानी हो जाती है, बिकॉज़ कि वो तो बिल्कुल, दूसरी के दूसरी जुरिसडिक्शन स्टेट वाइज़ शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जब एक देश की पुलिस दूसरे देश में अगर जा कर के काम करना चाहती है और वहाँ की पुलिस कोऑपरेट ना करे, तो जी, फिर आपकी जो अरेस्ट की पावर है वो बेसिकली अबडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और हाँ, आपकी जो समन की पावर है वो बेसिकली एक तरीके से न्यूसेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो आपको लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल पावर है, आप इसमें से लॉ हटा दीजिए तो ये सारा का सारा पावर जो है ये क्रिमिनल एक्ट में बदल जाता है। तो चूंकि एक इंडिया जो एम्बेसीज होती हैं वो फॉरेन टेरिटरी में आपकी अपनी टेरिटरी होती है। जैसे जी, पाकिस्तान की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वो जरूर अमेरिका का जगह है, लेकिन वो जो एम्बेसी है वो पूरा वो दैट्स अ टेरिटरी ऑफ बिल्कुल, पाकिस्तान। यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हुआ ये कि जब हमारे एम्बेसी में अटैक हुआ या हमारे एम्बेसी पे इस तरीके की जो गतिविधि हुई, तो वो चूंकि हमारी टेरिटरी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर भी अपने आप हमारे यहाँ पे आ जाता है। जी, और चूंकि ये एक इंटरनेशनल अफेयर है तो ऑफ कोर्स एनआईए करेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो उन्होंने वही अपनी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के हुँ, तहत ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड कि आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करें, क्योंकि भाई सारा का सारा रिसोर्सेज तो यूके के पास है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो है नहीं। तो वो ये कह जी, रहे हैं कि अब आप हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम उनका जो है एविडेंसेस लाइक सीसीटीवी कैमरा हो गया और भी चीजें होती हैं उन तक एक्सेस पा जाए, कि वो वहां से कहाँ गए, कहाँ कहाँ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच करी या जो भी उनको करना होगा। सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, एंड आई गेस राइटली सो। देखिए, आपने फकर भाई अपने मोनोलॉग में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। आपने कहा कि हमारी शायद समस्याएं भी ज्यादा हैं वेस्ट से और वो हमसे डेवलप है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता। वेस्ट की समस्याएं ठीक, बिल्कुल इसलिए सही। कम हैं क्योंकि वेस्ट का मीडिया अपनी समस्याओं को दिखाता नहीं, और हमारे यहाँ की कोई भी समस्या हो वो इंटरनेशनल समस्या बन जाती है।
अगर पाकिस्तान में सही, एक बिल्कुल, लड़की का रेप हो गया तो वो पूरी दुनिया का रेप हो जाता है। इंडिया में अगर बिल्कुल किसी सही। लड़की का रेप हो गया तो वो पूरी दुनिया में ऐसे दिखाएंगे, इंडिया को रेप कैपिटल बना दिया। दे हैव डेजिग्नेटेड इंडिया एज बिल्कुल, अ रेप कैपिटल। जरा यू आर उनकी राइट सर। ऑडेसिटी देखिए। बिल्कुल हमारे सर, यहाँ पे एक बच्चे ने जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, और जर्मनी की जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वहां पे एक फैकल्टी ने उसको जो है वो एप्लीकेशन पढ़ के वापस कांटेक्ट किया और लिखा कि हमारे तो फैकल्टी में लड़कियां भी काम करती हैं, वी कैन नॉट इनवाइट रेपिस्ट बिकॉज इंडिया इज अ रेप कैपिटल। तो ये इस बच्चे ने क्या किया, ये 3-4 साल या 5 साल पहले की बात है, मैंने इसको फॉलो किया था, जी, उसने ये पूरा का पूरा मेल पब्लिक कर दिया कि ये हमें आया वेरी है। गुड। उसके जवाब में फिर जर्मन काउंसिल को यहां आना पड़ा, जो जर्मन एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा, बकायदा डेटा इशू किया। उन्होंने उस प्रोफेसर से कहा कि जर्मनी में इंडिया से ज्यादा रेप होते हैं, अंतर यह है कि एग्री ये सर, रिपोर्टेड नहीं होते। ये सही, न्यूज़पेपर में, रिपोर्ट का मतलब न्यूज़पेपर का वो नहीं बनते। तुम न्यूज़पेपर पढ़ रही हो और खबर अपने नहीं यहाँ बनते। और अपने यहाँ के रेप को तुम इग्नोर कर रही हो। तो पॉइंट ये है कि उनकी समस्याएं भी हमसे ये लड़ाई यूरोप में हो रही है कि हमारे यहाँ हो रही है? ये यूक्रेन और रशिया जी, आपस में बिल्कुल। लड़े पड़े, ये यूरोपियन 2 नहीं साल, 3 तो और साल हो कौन गए है? सर। साल हो गए। हर 10 साल बाद तो कहीं ना कहीं तुम फूट पड़ते हो, कभी युगोस्लाविया में फूट पड़ते हो, कभी तुम यूक्रेन में फूट पड़ते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन ऐसा वो 15 साल सर फर्स्ट और सेकंड तो इनके दरमियान हुई है ना, हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई जंग नहीं है, छोटी-मोटी चले सही है, इंडिया पाकिस्तान की हुई, लेकिन वो भी तो दिनों की बात है और उसमें ना तो एटम बम का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी और चीज़ का और ना किसी और चीज़ का, और अब शुक्र है वो भी नहीं है। भाई वो हमारा है ना, इस रीजन में उतना लड़ाई नहीं हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए चाइना के साथ भी इंडिया का एक लड़ाई हुआ 1962 में, बिल्कुल ठीक वो है भी सर, बिल्कुल। बहुत दिन तक नहीं चला, रुक गया, दुनिया इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल, हुई। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, वो भी बिल्कुल बहुत सर। ज्यादा दिन तक नहीं चली हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली, आप यूरोप का पिछले ये जो 1919 से लेकर के और 2019 तक 100 साल का हम रिकॉर्ड निकलवा लें, एग्री सर। 100 साल का रिकॉर्ड निकला है, तो द नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द यूरोपियन नॉनसेंस एंड यूरोपियन या एरोगेंस, कि तुम एक के बाद एक थ्योरी लेके आते चले गए, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता बिकॉज दिस इज नॉट द राइट फोरम। तो या ये जो हमारी एक मानसिकता बना रखी है ना, कि वो आएंगे हमारे यहाँ पे इंडिया में आएंगे और देख लिया किसी को कि भाई वर्क घर में कोई काम करे तो करें स्लेवरी है। वो यार तुम अगर वो एक हेल्पिंग हैंड आती है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एक या तरीके से उसका घर चलता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ तुम्हारे जितनी वो नहीं है, क्या नाम है, जिसे कह लीजिए परचेजिंग पावर उतनी है कि एग्ज़ैक्टली। इतना इन्फ्लेशन नहीं है, इतना इतना चीजें महंगी नहीं है, गरीब लोग भी खा लेते हैं। तो पॉइंट ये कि तुम अगर एक अपने यहाँ पे तुम्हारे ह्यूमन शॉर्टफॉल है, तुम लेबर को इस फॉर्म में नहीं देख सकते, तो तुम उसको स्लेवरी कह दोगे कि कोई 3 घंटा आके काम कर रहा है तो वो स्लेवरी हो जाती है। तो तुम, हुँ। ये है कि होता ये है कि मान लीजिए फकर भाई, हम और आप चेस खेल रहे हो और एक तीसरा आदमी है, उसको चेस के नियम नहीं पता है, तो वो एग्ज़ैक्टली, चेस बिल्कुल। देख करके ना परेशान हो जाएगा। वो कहेगा यार घोड़ा तो ये ऐसे चलता है फिर ढाई हो जाता है, लेकिन ये हाथी सीधे चल रहा है, ऊंट तिरछे चला, ये पागल है साले। आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल, आप नियम को, और वो अपने तरीके से हमारे नियमों को बता रहा होगा कि ये बेवकूफ लोग हैं, इनको खेलने नहीं आता, बिल्कुल क्योंकि सही कह उसको रहे हैं। चेस के नियम नहीं आते। और भारत एग्ज़ैक्टली, इसका बहुत बड़ा शिकार हुआ है। मैं आपको बताऊं, भारत जिसका जितना बड़ा शिकार हुआ कि ये वेस्टर्न प्रोपोगेंडा और वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए सही या सुपीरियर, अभी आप कहिएगा तो मैं आपको, कार्ल मार्क्स ये कहता है, कार्ल मार्क्स ने, मैं ये हर जगह ढोल पीटता फिरता हूं ताकि लोगों को पता चले कि आइंस्टाइन और ये लोग जो थे वो इंडिया के बारे में, क्योंकि उस समय तो हम सब एक थे, आप भी हमारे ही, जी। हम लोग एक ही बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल, देखिए सबकॉन्टिनेंट था। सब जी, तो देखिए इंडिया के बारे में एक आर्टिकल लिखा कार्ल मार्क्स ने, उसका नाम है द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पब्लिश हुआ अगस्त 9 19 1853 को, और जिस जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ उसका नाम था न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। ठीक है ना, मैं डेट फिर से दे रहा हूँ, अगस्त 9 1853। दोज हु वांट टू गो एंड रीड इट दे आर मोर देन हैप्पी। मैं इसका वो भी दे दूंगा लिंक, जी, अगर फकत चाहेंगे तो आप अपने उसमें पिन कर दीजिएगा। जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा फकर भाई, सिर्फ दो जी, जी। पैराग्राफ England has to fulfill a double mission in India, one destructive, the other regenerating the annihilation of old Asiatic society and the laying of material foundation of Western society in Asia. क्या कह रहे हैं ये साहब? कार्ल मार्क्स हैं ये, जिन्होंने जी, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में दास कैपिटल लिखी है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड का इंपीरियलिज्म इंडिया में सही है। क्यों सही है? क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया में 2 काम करने हैं।
और क्या काम कर रहे हैं भाई इंडिया को? नंबर वन कि इंग्लैंड को, नंबर वन कि इंडियन कल्चर और सिस्टम और जो उनकी ट्रेडिशन है उसको डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रक्ट करो, क्योंकि ये यूरोपियन जो वैल्यू सिस्टम है उसके बराबर नहीं है। और दूसरा, जब उसको तुम डिस्ट्रॉय करके छोड़ना भी नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करके वहां पे यूरोपियन वैल्यू सिस्टम को तुम्हें लगाना है। ये कार्ल मार्क्स लिख रहा है, सुनिए जरा उसकी ओके वो। जी। उसके बाद जरा अगला सेंटेंस सुन लीजिए वो क्या कहता है। Arabs, Turks, Tatars, Mughals, who had successively overrun India, soon became Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered by themselves the superior civilization of their subject. ठीक है ना? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। हम्म themselves by the superior civilization of subject. तो कार्ल मार्क्स कह रहा है अरब, तुर्क, ताटर, मुगल जिन्होंने कि इंडिया को बार बार अटैक किया और इंडिया को जीता, वो जीतने के तुरंत बाद हिंदुआइज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि ये बार्बरिक थे और जिसको ये जीतने आए थे वो उनसे सुपीरियर सिविलाइजेशन था, इसलिए ये हिंदुआइज्ड हो गए और इनका जो जीत था वो इंडिया में डिस्ट्रक्शन नहीं ला पाए। द ब्रिटिश वर द फर्स्ट कनकरर सुपीरियर। ब्रिटिश जो थे वो पहले सुपीरियर कनकरर थे, यानी कि इंडिया का कॉन्क्वेस्ट लेजिटिमेट है। देखिए इस आदमी की सोच कि तुम बार्बरिक तरीके से हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई आते जाओ, लोगों को मारते जाओ, काटते जाओ। और ब्रिटेन का तो तुमने ये कह दिया था ब्रिटिश वर द फर्स्ट कनकरर सुपीरियर एंड देयरफॉर इनएक्सेसिबल टू हिंदू सिविलाइजेशन। चूंकि ब्रिटिशर सुपीरियर थे इसलिए हिंदू उनको सिविलाइज नहीं कर पाए। मैं अब आगे का नहीं पढ़ना चाहता, वो आपके दर्शकों के जी लिए। सुनिए वो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स, बस ये लास्ट लाइन बोलूंगा, बहुत जी जरूरी है तुमको समझने के लिए। जो वेस्टर्न फिलोसोफर या थिंकर्स को अपने सर माथे लगा के रखते जी हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग कितने मायोपिक थे अपने व्यू में। वो बोलता है ब्रिटिशर्स सुपीरियर थे इंडियंस से, इसलिए इंडियंस उनको जीत नहीं पाए। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठा हुआ है ऋषि सुनक, वो इंडियन है, और उसकी जो होम मिनिस्टर थी, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट था, वो थी सुवेला ब्रेमरमैन, वो भी इंडियन थी। तो ये जो काल का पहिया है ना, ये पूरा चक्र चल के तुम्हें तुम्हारी वो कहता है किस हिसाब से सुपीरियर थे। ये जो सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स वेस्ट में रहा है और ये उनके जो मीडिया में है वो रिफ्लेक्ट होता है। वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना करेक्ट चाहते हैं, अपनी किताबों को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। दिस नीड्स टू बी कल डाउन। क्या तुम्हारी सुपीरियोरिटी थी? तुम्हारी तो ये जो आर्टिकल था, तो 100 साल में तुम गलत हो गए। क्योंकि अगर रूल करने से सुपीरियोरिटी होती है तो आज ऋषि सुनक बैठा है, तुम्हारे एमपीओ ने ही उसको चुना तब ना प्राइम मिनिस्टर बना। बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेंबर ऑफ बिल्कुल पार्लियामेंट अपना लीडर चुनते हैं और वही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो तुम्हारे जो ये 300 ऑड ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने सर्वसम्मति से एक इंडियन को अपना लीडर चुना, और उसके पहले भी वो 10-5-6 साल से फाइनेंस मिनिस्टर था। हम्म तो ये पागलपन कि हम सुपीरियर हैं, हम इंफीरियर हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एक थ्योरी थी, वो थ्योरी बहुत अकोमोडेटेड थी भाई। उसने सबको अपने अंदर समाहित करने, वो कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहती थी। जिसका सबसे बड़ा वो है कि अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है फकर भाई, तेरा मेरा करने वाले छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। जो यस उदार चरित्र के होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, वो समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? जबरदस्त अपना परिवार मान लो तो अंग्रेजी भी मेरी भाषा, अरबी भी मेरी भाषा, तुर्क भी मेरी भाषा, हम सब मिलकर रह सकते हैं। क्यों बिल्कुल इंफीरियर? ठीक जी एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आपने खैर हमारा टॉपिक का हिस्सा इस तरह है कि क्योंकि हम यूके की बात करें तो एक तो होम मिनिस्टर को उनके हटाया गया ऋषि सुनाक साहब की तरफ से उनके एक स्टेटमेंट के ऊपर जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, एक ये। और द सेकंड थिंग इज कि यूके क्या कोई एक्शन कर सकता है, या अगर इंडिया कहता है जिस तरीके से आपने बोला, क्योंकि एम्बेसी उस कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव होती है और वहां पे उनके लॉस चलते हैं, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, या किसी की भी हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने वो सारा कुछ किया वो इंडिया के हवाले हो जाए, शायद इंडिया डिमांड भी ये कर रहा है। देखिए, अगर तो यूके खुद से प्रोसिक्यूट कर देता, ठीक है ना। ओके बिकॉज कि वो ओके देखिए, दो जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है फकर भाई, तीन तरीके से मिलता है। जी नंबर वन कि जो क्रिमिनल परपट्रेटर है वो आपका सिटीजन हो,
तो इसमें तो ये सब यूके के सिटीजन है ना। दूसरा कि जहां क्राइम हुआ वो आपका टेरिटरी हो, तो ये तो यूके में ही हुआ, ये भी आपका जुरिस्डिक्शन है। तीसरा कि जिसके अगेंस्ट में हुआ है वो आपका सिटीजन हो, यहाँ पे जिसके अगेंस्ट में हुआ वो इंडियन है, इसलिए इंडिया का जुरिस्डिक्शन बनता है। लेकिन बेटर जुरिस्डिक्शन तो यूके का बनता है। इट इज बिकॉज कि यूके ने रिफ्यूज कर दिया इसको जो है इन्वेस्टिगेट करने से, तो इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में अपनी पावर का इस्तेमाल किया उन्होंने। नाउ इंडिया इज बिकमिंग असर्टिव। पहले क्या होता था कि अब भाई अब आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप इंडिया को एविडेंस में, अगर इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया उसका राइट है। अब आपकी ये लीगल ड्यूटी है कि आप इंडिया को एविडेंस प्रोवाइड करें इन पागलों के अगेंस्ट में। अब अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो बहुत बढ़िया, अब अगर ये नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये आप जो इंडियन गवर्नमेंट को सही लगेगा वो करेंगे उस हिसाब से अपना, कि भाई हमको ये रेमेडी देखना है या हमको इस तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए। बट ये काम तो उनको कर देना चाहिए था। अब आप देख लीजिए ना, इसको अगर हम थोड़ा सा वो करें, कनाडा के केस में देखें, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हरदीप वाले, अभी कल परसों उन्होंने फकर भाई वो रिलीज किया है, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ऑफ या वीडियो जी रिलीज जी, किया है सीसीटीवी का। सीसीटीवी का वीडियो तुम रिलीज कर रहे हो, 2 महीना से ऊपर बात हो गई, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने ताल ठोक दी, तुम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हो। और अभी आप कह रहे थे कि इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या, ये जाकर के चांद से भी आदमी को पकड़ के ले आ सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को तुमने जो है वो ऐसी जगह से ढूंढ के निकाल लिया, तुम उस आदमी को नहीं ढूंढ के निकाल पा रहे हो, क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो भी 5 आइज के होते हुए। आपका तो इन्वेस्टिगेशन शेयरिंग है, कहां पर भाग जाएगा भाई? वो भागेगा तो अमेरिका में या वो भागेगा कनाडा में, बहुत बड़ा लैंड है भाई, कनाडा छोटी मोटी जगह नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप तो उसको, जिसे वो, अगर मैं जॉर्ज बुश की भाषा इस्तेमाल करूं, यू कैन स्मोक दैट पर्सन आउट की कहां है, तुम बाहर आओ। लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप स्कूट एंड शूट का खेल खेलना चाहते हो, इंडिया को डिमोरलाइज करना चाहते हो। जी, अच्छा, इसका मतलब है कि ऐसे ही रहेगा, मतलब कोई ख़ास एक्शन नहीं, क्योंकि कनाडा से भी यही इंडिया कह रहा था और ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया और उसमें यूके भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं शायद उनकी तादाद इन 3 जगहों पे ज़्यादा रहती है। ख़ैर आते हैं थोड़ा-सा दूसरा एक, तो ख़ैर अगर उस पे थोड़ा-सा बात करना चाहते हैं, जो होम मिनिस्टर को हटाया ऋषि सुनाक साहब की तरफ से, उस पे कमेंट चाहूँगा, फिर शी जिनपिंग एंड बाइडेन मीटिंग पे आएँगे। देखिए सुवेला ब्रह्मन जो है वो मतलब शी वेंट अ लिटिल बिट फार अहेड जब उन्होंने ये कह दिया कि लंदन की जो पुलिस है और जो पैलेस्टीनियन ये थे वो हेट मॉन्गर्स हैं। और या देखिए यूके को भी समझ, ये तो बात है ना कि आप इजराइल का फेवर तो कर रहे हो, मगर बिल्कुल आप सही। अरब वर्ल्ड को एकदम अगेंस्ट द वॉल भी नहीं लगा सकते। जी, तो बिल्कुल। आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर में अगर कुछ लोग आ करके वो कर रहे हैं, जब तक वो वायलेंट नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, तो कह लेने दें बिल्कुल उनको, सही। क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक, अब उनको बिल्कुल। हेट मॉन्गर्स कह देना, तो ये देखिए रियल पॉलिटिक ऐसे नहीं होती ना, इमोशन से रियल पॉलिटिक नहीं चलती। अरेबिया इज अ एग्री सर, ट्रूथ, यू आर पैलेस्टाइन राइट। कॉन्फ्लिक्ट इज अ ट्रूथ, यू हैव टू फेस इट। अब अगर आप मजबूत नहीं करोगे मोहम्मद बिन सलमान साहब का हाथ, तो वो और दीवार से लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरे एपिसोड ने हिजबुल्ला, ईरान, कतर के हाथ इतने स्ट्रांग कर सीरिया, दिए हैं। पब्लिक सीरिया। पब्लिक सीरिया, इनका हाथ, जो पब्लिक ओपिनियन है वहां पे अरब वर्ल्ड में, जो इस्लामिक इत्तेहाद का वो जो है इस्लामिक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, उसने इन शक्तियों को बहुत स्ट्रांग कर दिया। अब अगर एग्री सर। इसको अगर क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब को टैकल करना है कि हम इजराइल को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, हम ये रोड लेके जाना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो गई। वो 4 कदम पीछे चले गए, क्योंकि यू आर वो राइट। जनता के विल के बिल्कुल, अगेंस्ट में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको भी, उनकी भी अभी जो ये ताजपोशी है, राज्याभिषेक अभी हुआ तो है नहीं उनका। तो ही हैज टू मूव वेरी केयरफुली। ऑलरेडी उन्होंने या अपने आधे से ज्यादा भाइयों को जेल में बंद कर रखा है बिल्कुल सही, बिल्कुल, सुल्तान साहब ने। तो बिल्कुल, मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए इतना आसान नहीं है। और खशोगी का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ, वो वेस्ट अपने हाथ में हमेशा रखे रहेगा इनको ब्लैकमेल करने के लिए यू कि आर तुमने राइट। खशोगी को मरवाया टर्की में, इसको हम बिल्कुल अभी ठीक, ध्यान में रखे हुए हैं। सो मोहम्मद बिन बिल्कुल ठीक। सलमान नीड्स सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस कि भैया दो हमें। तो ये एक डेलिकेट मैटर है, लेट्स सी। इसीलिए सुवेला ब्रिमनमैन को ये कहा गया कि आप इतना हुँ, आगे आके ना खेलें, और उसके सही, बाद सही। हटाया गया। एंड इंटरेस्टिंगली
डेविड कैमरून को अपॉइंट किया उन्होंने। एग्जैक्टली द जिसे कहते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं बड़ा बिलीव मी डॉक्टर साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं कि अगर कोई बंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बना हो कहेगा ये मैं मिनिस्टर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन यूके में मुझे मतलब खुशी भी हुई कि पता नहीं, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता हिंदुस्तान का इतना, लेकिन ये कि पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर 10 दिन के लिए भी कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रहा होगा तो कहते हैं भाई मैं कैसे, मतलब हो सकता है कि मैं फिर फॉरेन मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन डेविड कैमरॉन बने, बड़ा मुझे अच्छा लगा ये। मतलब ये एक मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है ये चीजें। डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी से ज्यादा ये शो करता है कि आप अपने आप को ओवर रेट नहीं करते। या और एग्जैक्टली। आपको, आप अगर 2015 का मोदी जी का वेम्बले स्टेडियम में, ये जब डेविड कैमरून साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी तो जी। डेविड कैमरून ने कहा था उस समय, आई डोंट नो वेदर यू रिकॉल इट और नॉट, उन्होंने कहा था मोदी जी आज आप यूके आए हो और मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, उन्होंने कहा मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत जल्द 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा, और लोगों ने तालियां बजाई। आपने सुना है कि नहीं सुना है वो? नहीं मुझे याद। आप एक जबरदस्त। सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल मेरा ख्याल एक तो खैर ये है कि डॉक्टर साहब वी आर टॉकिंग अबाउट द डेविड कैमरॉन और बाकी चीज़ें जो है वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन खैर एनीवे डॉक्टर साहब ठीक है, उसको हम इसलिए नहीं वो कर सकते कि सम टाइम उसका कोई कॉपीराइट और उसका इशू आ जाता है, तो मतलब यू शुड अवॉइड नहीं, ये दैट। तो लेकिन खैर पब्लिक, एनीवे इसमें आपने एक्सप्लेन कॉपीराइट, कर दिया। आपने नहीं मुझे आता नहीं है, लगता आता कि, है। मुझे नहीं वो लगेगा क्योंकि ये फिर होगा, बाद में क्योंकि ये उसको पब्लिक का था। हम नहीं नहीं वो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नो इशू फॉर दैट। तो खैर अच्छा एनीवे ठीक है, मैं, गो अहेड। हाँ, तो उसमें वेम्बली में, और मुझे नहीं लगता, मैं आपको आवाज सुनाता हूँ अगर वीडियो नहीं तो जी सुनिए द मैन हाउ विजनरी ही इज, इसीलिए बुलाया उनको। जी जी जी। सुनिए आप इसको। It wasn't quite on the scale of the one India had last year, but the British public did something momentous. They elected more members of parliament of Indian origin than there have ever been before. Yeah. With Right. Rishi Sunak, Alok Sharma, Suella Fernandez in parliament, with Shailesh Vara in the Ministry of Justice, and with Priti Patel sat at my cabinet table. I know one thing. ये सुनिए। It won't be long till there is a British Indian Prime Minister in Downing Street. ओह माय गॉड! बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। और ये तो ख़ैर अभी अभी रीसेंट पास्ट की बात है कि वो बिल्कुल बने, इसमें कोई डाउट नहीं है। ख़ैर देखिए, एनीवे। जी, एक जी। चीज बोल रहा हूँ फगर भाई, जी, जी, प्लीज़। देखिए बात इंडियन पाकिस्तानी की नहीं है, बात है कि दुनिया, अब देखिए, ये ऋषि सुनक की स्पेशलिटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये हुँ। ब्रिटिश लोगों की भी है कि उन्होंने अब उनको अपना मान लिया। मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा नहीं, सर। देखिए वो जो है क्रेडिट तो दीजिए ना, बिल्कुल देना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल अपने देना। समाज को वैसा बनाया ना, उन्होंने नहीं देखा कि ये तो क्रिश्चियन नहीं है, ये तो मूर्ति पूजने वाला है, वो नहीं देखे ना। तो ये हुँ। ऋषि सुनक की सिर्फ खास बात नहीं है, ऋषि सुनक को वोट नो उन डाउट, ब्रिटिश ने दिया है, नो डाउट, उन गोरे नो लोगों डाउट। ने उसको वोट दिया है। तो बिल्कुल मैं सही, उतना ही सिर झुका के सलाम डेविड कैमरून साहब को करूंगा, उतना ही बिल्कुल सिर, सही, बनता है। अगर मैं गालियां दूंगा कार्ल मार्क्स को, अगर मैं गालियां दूंगा विंस्टन चर्चिल को, तो मैं उतना ही सम्मान डेविड कैमरून साहब का भी करूंगा, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। कि बेशक, बात यही बिल्कुल। है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए फकर भाई कि आप मेरे लीडर बन सके और मैं आपका लीडर बन सकूं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कि भाई हम लोग इंसान हैं। एब्सोल्यूट। और क्या बिल्कुल दिक्कत है कि उसका अगर फकर ताल्लुक भाई हमको रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमारे लीडर है, तो ऐसा क्या एक उसका इंसान दूसरे ताल इंसान को नहीं कर सकता? बिल्कुल, उसका ताल्लुक इंडिया से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, उसका ताल्लुक एग्जैक्टली। वेस्ट अफ्रीका के किसी कंट्री से। लेकिन नो डाउट ये हमें ये वाला क्रेडिट बिल्कुल हमें देना पड़ेगा। हम जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमारे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के, इवन पाकिस्तान के बहुत सारे कि उनके पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं। तो ये मेरा ख़्याल एक बहुत बड़ी बात है, ये हमें माननी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में थोड़ा-सा बात करेंगे जो बाइडेन ने शी जिन की मीटिंग की। क्या होप्स हैं कि ये जो 2-3-4 सालों से डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से और फिर जब जो जो बाइडेन आए, तो ये जो गैप था ये मज़ीद बढ़ गया। तो ये अब कम होगा या क्या आपको लग रहा है? क्योंकि लाज़मी-सी बात है दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। बायलैटरल है, ये ज्यादा मैटर है। जी, तो हेड ऑफ स्टेट तो है, देखिए चाइना इज ऑन अ डाउन हिल,
वेस्ट ने ये डिटरमाइन किया पोस्ट कोविड की चाइना एज अ रिलायबल सोर्स नहीं है फिनिश्ड गुड्स का। चाइना को अगर आप वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाओगे तो चाइना फिर आपके ऊपर दादागिरी करेगा। चाइना को अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल का सिंगल सोर्स बना दोगे तो चाइना फिर वर्ल्ड पे दादागिरी करेगा। चाइना को अगर आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का सेंटर बना दोगे तो चाइना फिर दादागिरी करेगा। तो फिर वर्ल्ड में ये बात तय हो गई कि अब ये जो नया सप्लाई चेन होगा, क्योंकि 2 साल दुनिया ने न सिर्फ भुखमरी देखी बल्कि जीवन मरण देखा, लाखों लोग पेरिश हो गए, क्योंकि चाइना जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो लोगों ने ये कहा कि भाई चाइना विल ऑलवेज बी अ चाइना, चाइना विल नेवर रिमेन, चाइना विल नेवर ओपन एंड बी ट्रांसपेरेंट लाइक अदर डेमोक्रेसीज। इसलिए बेहतर यह है कि अब रास्ता, इवन जर्मनी ने कहा, भाई जर्मनी ने यह कहा कि टाइम हैज कम, वी मस्ट रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो आप ये देखिए कि चाइना से ये जो इकोनॉमिक रिट्रैक्शन हो रहा है और चाइना का जो इकोनॉमिक माइट है वो जिस तरीके से गिर रहा है और वेस्ट जिस तरीके से चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है, तो शी जिनपिंग को भी ये बात समझ आ रही है कि वेस्ट को दुश्मन बना के तो तुम पावरफुल नहीं बन सकते। अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम सैनिक लेकर के कूद जाओगे और लड़ाई लड़ लोगे, वो जमाना तो चला गया। तो वो ही इज ऑल्सो ऑन अ रिप्रोचमेंट मोड कि भाई चलो अगर कुछ हो सकता है ये टेंशन को डाउन किया जाए, क्योंकि अभी भी चाइना में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो बनता है ना। चाइना की फैक्ट्री क्या होगी अगर आप समझिए फकर भाई, अगर चाइना अपनी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का अगर मान लीजिए सिर्फ 25% भी लॉस करता, 25%, तो लॉस ऑफ ये जो उनका जॉब होगा, लॉस ऑफ जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो इतना सब्सटेंशियल होगा कि चाइना उसको स्टैंड नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी वो 2 तरीके के इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजर रहे हैं। एक तो उनका जो ये था रियल एस्टेट बूम जो था, जो उन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए और ये बनाए, वो नहीं बिका, लोगों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं आई पाई बाइंग की, वो पैसे उनके बर्बाद हुए। फिर दुनिया भर में जाकर के इन्होंने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो मॉडल किया है, दैट हैज आल्सो नॉट पेड ऑफ। जी, बीआरआई हो गया, और भी देशों में जैसे श्रीलंका में जाके हम्बन टोटा डेवलप कर दिया, अफ्रीका के देशों में जाकर के उनका पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, उनके यहाँ रेलवे बना रहे हैं, उनके यहाँ और चीजें बना रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं ना। बीआरआई तो कनेक्टिविटी है, इसके अलावा ये देशों में जाते कहते हैं हमें कनेक्शन दे दो, हम तुम्हारी ट्रेन लाइन बिछा देंगे, तुम्हारी बिजली की लाइन बिछा देंगे, तुम्हारी पाइपलाइन बिछा देंगे गैस की। इस तरीके के ठेके भी ले रहे हैं ना ये। तो पॉइंट ये है कि अगर वेस्ट इनसे कट गया तो मैं आपको बता रहा हूं फखर भाई, इनकी इकोनॉमिक जो है स्थिति वो इतनी खराब होगी क्योंकि ये प्रोडक्शन पे ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतना ज्यादा है कि दे कांट अफोर्ड कि दुनिया इनसे अभी खरीदे नहीं। क्योंकि इंडिया को देखिए, इंडिया ने क्या किया था कि वो मैन्युफैक्चरिंग को बाईपास करके सर्विसेज में चला गया था। तो इंडिया रिट्रैक्ट कर रहा है कि भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग में भी आना है, क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग के इकोनॉमिक डेवलपमेंट अधूरा रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट है, लोकली भी और फॉरेन का भी। तो इंडिया ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में एक नाम रखता है, ठीक है ना, उसके पास सॉफ्टवेयर है, इंग्लिश है, इस तरीके से इंडिया काफी पैसा बनाता है। 300-400 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया इससे बना लेता है। तो अब अगर आप सोच लीजिए कि $1 ट्रिलियन अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर प्लस अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड से कर रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज मनी एंड चाइना डजंट वांट टू लूज दैट। सो दे हैव गॉन कि भैया इसको टोन डाउन करो, बहुत ज्यादा पंगे लेना अमेरिका से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्वाड हो जाना और ये हो जाना। तो ये हो रहा है, राइट। ओके, दैट्स अ गुड थिंग, आई थिंक सो। अगर रीजन में से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, यकीनन हिंदुस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है इस रीजन में, और अगर आपस में इनके भी क्लैशेस कम होते हैं मेरे ख्याल में, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा इस रीजन को भी होगा। और यकीनन चाइना यूएस के दरमियान अगर बातचीत होती है और थोड़ा सा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर चीज़ें टोन डाउन होती है, कूल डाउन होती है, तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा बाकी दुनिया को भी पहुंचेगा। लेकिन खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। चलिए मोपा